हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित। आज के ऑब्जेक्टिव सेशन में हमने 10 प्लस सब्जेक्ट को कवर किया है एंड 50 प्लस क्वेश्चंस को लिया है। तो सारे क्वेश्चन जो है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो कि एसएससी जेई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे स्टेट जेई एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द करंट चेंजेस फ्रॉम 4 एम्पियर टू 6 एम्पियर इन 1 सेकेंड, इंड्यूस्ड 40 वोल्ट इन ए कॉइल, द इंडक्टेंस। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? एल फाइंड करना है। इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एल से। और इंडक्टेंस के लिए वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होता है, डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी क्या है कि चेंजेस फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 माइनस 4, और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो है कि 4 एम्पियर से 6 एम्पियर हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज एल फाइंड करने हैं। तो एल इक्वल टू वी अपॉन कितना हो गया? 2। तो वी की वैल्यू कितनी है? 40 वोल्ट। एल इक्वल टू हो गया 20 हेनरी। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, ठीक है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन आर एल सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट है, उसमें आर एंड एल है, ठीक है। विथ रेजिस्टेंस 50 ओम, रिएक्टेंस 50 ओम। आर की वैल्यू 50 ओम है एंड एक्सएल की वैल्यू 50 ओम है। When applied with a sinusoidal varying voltage, the current flowing will lag behind the voltage by angle of। यहाँ पे क्या फाइंड करने? यहाँ पे हमको पावर फैक्टर एंगल फाइंड करने हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्किट बनाते हैं इसका। आर हो गया, ये क्या है? इंडक्टर हो गया। इसमें एसी सोर्स कनेक्ट है क्योंकि यहाँ पे साइनसोइडल है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अब हम देख रहे हैं जैसे कि इसके क्रॉस वोल्टेज होता है वी आर, इसके क्रॉस वोल्टेज है वी एल, और ये सप्लाई वोल्टेज है वी। हमें यहाँ पे पावर फैक्टर एंगल फाइंड करने हैं। तो फाई क्या होता है? फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल की वैल्यू कितनी है? 50। आर की वैल्यू कितनी है? 50। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई? टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? 45 डिग्री। तो क्या आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर के लिए कॉस फाई होता है। तो कॉस पावर फैक्टर भी देख लेते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। 1/√2 कैसे लिखते हैं? 0.707, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जैसे करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसका हम फेजर डायग्राम भी बना के देख लेते हैं कि ये करंट जो है कि वो वोल्टेज से 45 डिग्री कैसे लैग कर रहा है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे करंट क्या है कि दोनों एलिमेंट्स में सेम है, तो हम रेफरेंस लेते हैं करंट को। ये रेफरेंस क्या हो गया? आई। अब हम सेकंड देखते हैं कि वोल्टेज वी आर है। जो वी आर है वो आई के फेज में होता है। तो ये कितना हो गया? वी आर। और जो यहाँ पे इसके क्रॉस क्या है? वी एल है।
और इंडक्टर के लिए जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है। तो यहाँ पे लीड हो गया 90 डिग्री, ये क्या है, वी एल है। ठीक है, अगर एल आर एंड एक्सएल, अगर आर एंड एक्सएल इक्वल है और करंट दोनों में सेम है तो वी आर इक्वल टू वी एल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि वी आर एंड वी एल क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों, इन दोनों के बीच में जो कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका रिजल्टेंट जो वी आएगा, सप्लाई वोल्टेज, ये क्या हो गया, वी, और ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, वी एल इक्वल टू वी आर है। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा सोर्स करंट है आई एंड सोर्स वोल्टेज है वी, और जो ये एंगल आ रहा है, देखिए पावर फैक्टर एंगल क्या होता है कि द एंगल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि जो ये इंडक्टर का जो करंट है आई, वो वोल्टेज से 45 डिग्री लैग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 45 डिग्री लैगिंग, आगे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू L1 L2 एंड C इन द सर्किट बिलो 0.5 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.2 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। यहाँ से हमें टोटल करंट फाइंड करने हैं IS। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं तो इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने में। जैसे इसको हम कर लिखते हैं XL1, ये हो गया JXL1, JXL2, और ये होता है माइनस JXC। इसका हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट पैरेलल में कनेक्ट है, तो इन तीनों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा, इसलिए जो है कि यहाँ पर हम वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया वोल्टेज V रेफरेंस। अब मान लीजिए कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है IL1, इसमें फ्लो कर रहा है IL2, और कैपेसिटर फ्लो कर रहा है IL3। ठीक है, अब हम जैसा ये देखते हैं कि इंडक्टर में क्या होता है कि करंट जो है कि वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले IL1 बनाते हैं, ये हो गया IL1। ठीक है, IL1 कितना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं IL1 0.5 एम्पियर, ये 0.5 एम्पियर IL1। सेकेंड हम देखते हैं IL2 भी क्या होगा, वो भी तो इंडक्टर है, वो भी वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। तो यहाँ पे क्या है IL2 की वैल्यू कितनी, 0.3, ये क्या हो गया IL2 कितना, 0.3 एम्पियर। ठीक है, अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस में जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो यहाँ पे क्या है IL3, सॉरी IC, हाँ कितना है, IC ले लेते हैं इसको ना, क्योंकि इंडक्टर नहीं, तो यहाँ पे लेते हैं IC। तो IC कितना है, 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब आप ये देखिए कि IL2 IL1 सेम फेज में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये हो गया 0.8 एम्पियर। ठीक है, अब ये ऊपर IC है, अगर हम इसको रिजल्टेंट अगर हम बनाएं, इसको अगर इसको हम रिजल्टेंट बनाते हैं, वोल्टेज V, ये रिजल्टेंट मान लीजिए हो गया 0.8 एम्पियर। अब अगर उसको हम 180 डिग्री रिवर्स करते हैं तो ये मान लीजिए आ रहा है मेरा इक्विवेलेंट आ रहा है 0.8 माइनस 0.2, ये क्या है, आई है ना, रिजल्टेंट ये आई हो गया। तो 0.8 माइनस 0.2, आगे कहते हैं 0.6 एम्पियर। ठीक है, आंसर क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कैपेसिटर C कनेक्टेड टू ए सिंगल फेज 50 हर्ट्ज 240 वोल्ट AC सप्लाई draws a current of 24 ampere. What would be the current if the voltage applied is changed 200 वोल्ट to at 60 हर्ट्ज। सबसे पहले आप ये देखिए करंट क्या होता है कैपेसिटेंस के लिए, I इक्वल टू V अपॉन, I इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन माइनस JXC। ठीक है, तो अगर इसको हम XC को अगर हम
एंगुलर वेलोसिटी एंड कैपेसिटेंस में चेंज करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जे ओमेगा सी वी, क्योंकि जो एक्स सी होता है वो क्या होता है 1/ओमेगा सी होता है। और जो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। यहाँ पे फिर हम क्या लिख सकते हैं आई इक्वल टू, तो यहाँ पे आई किसके प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज के। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि 200 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज पे हमको करंट फाइंड करना है। तो यहां से हम लिखते हैं I2/I1 इक्वल टू V2 F2/F1 V1। तो यहाँ पे हमको I2 फाइंड करने हैं, तो I2 इक्वल टू क्या हो गया F2, और F2 कितना है 60 इंटू 240 वोल्टेज है V2 अपॉन F1 कितना है F1 है 50 इंटू 240, और I1 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो IT कितना है I1 कितना है 24 एम्पियर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 12 12 पंचे 60, तो कितना आ गया 24 एम्पियर ही आएगा 24 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है करंट थ्रो एंड वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन एसी सर्किट इज गिवन बाय। किसी एलिमेंट के जो करंट गिवन है एंड वोल्टेज गिवन है, ये क्या है करंट है। ठीक है, ये करंट है, ये वोल्टेज है। हमें क्या फाइंड करना है पी फाइंड करना है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि P इक्वल टू क्या होता है VRMS IRMS cos फाई। cos फाई क्या है पावर फैक्टर है, और जो फाई है पावर फैक्टर एंगल है। तो यहां से हम पावर, अगर इन दोनों का अगर हम फेजर बनाएं तो सबसे पहले हम फेजर बना के हम पावर फैक्टर एंगल फाइंड कर लेते हैं। मान लीजिए ये रेफरेंस है 0 डिग्री का। ठीक है, सबसे करंट क्या है 10 साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। इस 0 रेफरेंस से करंट 30 डिग्री लैग कर रहा है। ये मान लीजिए कितना हो गया 30 डिग्री करंट। वोल्टेज इस रेफरेंस से वोल्टेज 30 डिग्री लीड कर रहा है। ये वोल्टेज 30 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना आ गया एंगल हो गया 60 डिग्री 60 डिग्री। तो हमें फाई पता चल गया कि जो फाई की वैल्यू है वो कितना है 60 डिग्री। वी आर एम एस अब हम फाइंड करते हैं P इक्वल टू वी आर एम एस कितना हो गया 100/√2 10/√2 इंटू कॉस 60 डिग्री। P इक्वल टू क्या हो गया 500। इसको हम सॉल्व करते हैं अगर तो ये हो गया 1000, √2 से हो गया 2 हो गया 500, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो P इक्वल टू कितना हो गया 250 वाट। क्या आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। जैसा हमने आपको एक वीडियो में आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में बताया था, तो उसी का ये क्वेश्चन है और इसको हम समझ के करते हैं। देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस RI वो 0 ओम होता है, और ये किस में कनेक्ट होता है सोर्स के सीरीज में कनेक्ट होता है। तो इसका हम एक बना लेते हैं सर्किट। ये हमारा आइडियल रेजिस्टेंस हो गया, इसका रेजिस्टेंस 0 ओम है तो हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, और ये एक लोड से हमने कनेक्ट कर दिया, हमने एक लोड से कनेक्ट कर दिया, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और इसके क्रॉस वोल्टेज है V। ठीक है, और ये जो है सोर्स वोल्टेज इसको ले लेते हैं E है। अब पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं इट्स वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स एब्सोल्युटली कांस्टेंट वाट एवर द चेंज इन लोड करंट।
देखिए करंट की वैल्यू कुछ भी होगी, वोल्टेज V इज इक्वल टू ई होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो V इज इक्वल टू ई, वी इज इक्वल टू ई एट एनी कंडीशन, एट एनी लोड करंट। और जो लोड करंट होगा वो किस पर डिसाइड होगा, लोड पे डिसाइड होगा, लेकिन जो लोड के क्रॉस वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम इसका बना लेते हैं ग्राफ। जैसे हमने आपसे कहा कि ये मान लीजिए करंट है I, ये वोल्टेज है V, और यहाँ पर इस ये क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट है। देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि करंट की कोई भी वैल्यू होगी, करंट की कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन जो वोल्टेज है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये वोल्टेज V इक्वल टू ई, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड क्या है कि इट पॉसेस जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस सो दैट इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप इन द सोर्स इज जीरो, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है कि आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स विल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स वेरीज विद अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो क्या करेक्ट हो गया, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। द वोल्टेज मार्क वी एक्स इन इज गिवन बाई, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वी एक्स। ये क्या हो गया, वी एक्स। हमें वी एक्स अगर फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि केसीएल अप्लाई करेंगे इस नोड पे। हम केसीएल अप्लाई करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो सारे आउटगोइंग करंट हैं, जो इस नोड से जितने एलिमेंट्स हैं, जितने ब्रांच हैं, वो क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 30 वोल्ट। यहाँ से हम केसीएल अप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, -6। हमने आउटगोइंग हमने एज्यूम किया था, बट ये इनकमिंग आ रहा है नोड पे, तो यहाँ पे हम क्या ले लिए, -6 प्लस आउटगोइंग लिया हूँ हमने, तो वी एक्स अपॉन 1। यहाँ पे क्या हो गया, आउटगोइंग लिया है हमने, तो प्लस वी एक्स -3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो गया, -12 प्लस 2vx प्लस vx -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, 3vx इज इक्वल टू 15, vx की वैल्यू कितना हो गया, 5 वोल्ट, ठीक है। क्या आंसर करेक्ट हो गया, आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए डिवाइस कंज्यूमिंग 15 वाट इज स्विच्ड ऑन फॉर 6 आवर a day and another device consuming 20 watt is operated for 3 hour a day, the minimum ampere hour rating of 12 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने हैं कि यहाँ पे हमें एम्पियर नहीं फाइंड करने, यहाँ पे हमको एम्पियर हावर फाइंड करने हैं, ठीक है। एम्पियर हावर फाइंड करने हैं तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पावर हावर। अभी तो ये पावर दिया हुआ है, बट इसको हमें हावर में कमन, हावर PH में फाइंड करने हैं, WH में। तो हम क्या करेंगे कि P15 × 6 प्लस अनदर डिवाइस कंज्यूमिंग 20 वाट ऑपरेट 3 आवर, 20 × 3। तो यहां से क्या हो गया, 90 प्लस 60 150 वाट आवर। हमें एम्पियर आवर फाइंड करने में वोल्टेज गिवन है, तो एम्पियर आवर 150 अपॉन वोल्टेज कितना है, 12। तो यहां से क्या आंसर आ गया, 12.5 एम्पियर आवर, ठीक है। ऑप्शन ये करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए सर्किट कंटेन्स लीनियर रजिस्टर एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स, इफ वैल्यू ऑफ ऑल रजिस्टर आर डबल देन द वोल्टेज अक्रॉस इस रजिस्टर इज। देखिए कि यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे क्या हो गया कि वोल्टेज जो रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज के
रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो करंट चेंज होगा। तो लेकिन होता क्या है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। अगर किसी रेजिस्टेंस के एलिमेंट, किसी रजिस्टर एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज V है एंड उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर उसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर डबल हो जाती है तो करंट उसका हाफ हो जाएगा। अगर करंट हाफ हो जाएगा तो वोल्टेज फिर भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट हो गया, नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि W इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, और कैपेसिटर के लिए Q इक्वल टू CV। और Q क्या है, चार्ज है। कैपेसिटर ये C क्या है, कैपेसिटेंस है। और वोल्टेज V क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ से हमें क्वेश्चन में चार्ज एंड वोल्टेज के टर्म में लिखना है, तो यहाँ से हम पहले C फाइंड कर लेते हैं। C इक्वल टू QV। पुट इन, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1। यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं तो हाफ C की जगह हम Q अपान V रखते हैं इंटू V स्क्वायर। V से V कैंसिल आउट, तो W क्या एनर्जी है, हाफ QV आ जाएगा, जूल। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेक्ट आंसर हो गया, हाफ QV। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ फोर्स वोल्टेज एनालॉगी द डिस्प्लेसमेंट अंडर मैकेनिकल सिस्टम इज एनालॉगी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज टू। यहाँ पर हमें एनालॉगी बताना है, डिस्प्लेसमेंट x होता है, इसका एनालॉगी क्या होगा। तो इसका एनालॉगी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में तो चार्ज होता है। तो इसका हम और भी देख लेते हैं फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में कि और जो होते हैं उनके क्या क्या एनालॉगी होते हैं। जैसे मास, मास का यहाँ पे लिख देते हैं फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। मास का क्या होगा, इंडक्टेंस। फ्रिक्शन कांस्टेंट का क्या होता है, फ्रिक्शन कांस्टेंट बी, इसका होगा एनालॉगी रेजिस्टेंस। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका एनालॉगी होगा रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस 1 अपॉन सी। हमने डिस्प्लेसमेंट का देख लिया कि जो x का होगा चार्ज। नेक्स्ट वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी का होता है करंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा एनालॉगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम गिवन बिलो। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है ब्लॉक रिडक्शन मेथड से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन है C, यहाँ पे हम कोई मान लेते हैं जैसे कि y। ठीक है, तो यहाँ पे C क्या होगा, C इक्वल टू RG1 प्लस y, क्योंकि ये समिंग पॉइंट है। आप ये देख रहे हैं कि ये हो रहा है, एक ये दोनों को ऐड करके C आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इनटू, सॉरी फिर से इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, y। तो y क्या होगा, तो अगर हम लिखें y को, तो y इक्वल टू RG3, यहाँ से RG3 ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस
ये सी से आ रहा है, CH1, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम जो है कि इसको देखते हैं सी के लिए, तो क्या हो जाएगा, Rg3 जो ये आ रहा है Y माइनस CH1 प्लस Rg1, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और फिर इसके बाद ये G2 मल्टीप्लाई इक्वल टू C। यहाँ से इतना समझ में आ गया आपको। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, R को कॉमन लेते हैं। R को अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या आएगा, G1 प्लस G3, ठीक है। और फिर इसके बाद G1 प्लस G3 और G2, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया तो G2 ये मल्टीप्लाई में है, G2 माइनस CH1 G2 इज इक्वल टू C। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो R इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं हमें R इक्वल टू G1 प्लस G3 G2 इज इक्वल टू C प्लस, यहाँ से अगर हम CH1 और G2 को उधर हम ले जाते हैं और हम यहाँ पे हम जो है कि C को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस H1 G2। हमें जो है कि फाइंड करना है ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू C अपन R, तो C इक्वल टू R इक्वल टू क्या हो गया, G1 G2 प्लस G2 G3 अपॉन 1 प्लस H1 G2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट है, G1 G2 प्लस G2 G3 अपॉन ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए RC सीरीज सर्किट द ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे RC सीरीज सर्किट बनाते हैं सबसे पहले। ये हमने बना दिया RC, ठीक है। यहाँ से ये कितना है, VS, और ये जा रहा है IS। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो R एंड C है इसको हम लाप्लास में चेंज करेंगे। तो R का लाप्लास ट्रांसफॉर्म R ही होता है, जो C का होता है वो कहता है 1/CS। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम KVL अप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, VS अपॉन IS इज इक्वल टू R प्लस 1/CS। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है IS अपॉन VS है, तो IS अपॉन VS इसका हम रिवर्स कर देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम LCM लेते हैं तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्या होगा, RCS प्लस 1/CS। तो इसका हम क्या हो जाएगा, यहाँ पर CS अपॉन RCS प्लस 1। क्या आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लॉक डायग्राम शो इन फिगर द नेचर ऑफ रिस्पॉन्स। इस सिस्टम का हमें नेचर फाइंड करना है कि अंडर डैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है या अनडैम्प्ड है। तो सबसे पहले इसको हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इस सिस्टम का हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। जैसे कि ये क्या है, क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम है, बट ये जो फीडबैक की वैल्यू कितनी, 1 है। ये है GS, ठीक है। और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है कि GS अपॉन 1 प्लस GS HS। तो यहाँ से हम ट्रांसफर फंक्शन अगर हम फाइंड करते हैं, CS अपॉन RS ट्रांसफर फंक्शन हो गया, इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS HS। HS की वैल्यू 1 है और GS की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो 10 अपॉन S प्लस 1
1 प्लस 10/s+1। ठीक है, तो यहां से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/s+1 प्लस 10। तो इसका जो है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं। इसका इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हम इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, s² प्लस s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम कैरेक्टरिस्टिक से इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो इसको किस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं हमें, s² प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं। तो आप यहाँ से क्या देखते हैं, 2 जीटा ओमेगा n इक्वल टू क्या है, 1 है। 2 जीटा ओमेगा n इक्वल टू 1। तो यहाँ से ओमेगा n स्क्वायर क्या है, यहाँ से ओमेगा n स्क्वायर 10 है। तो ओमेगा n क्या होगा, 3.3, क्योंकि अंडर रूट 10 हो जाएगा, अंडर रूट 10 की वैल्यू 3.3 हो जाएगी। तो यहाँ से हम जीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, 1/2 इंटू 3 तो यहाँ क्या होगा, जीटा इक्वल टू हो गया 0.15। ये 0.15 क्या है, 1 से कम है। जीटा क्या है, 1 से कम है, तो ये क्या हो गया, अंडर डैम्प्ड हो गया। तो ये हो गया अंडर डैम्प्ड। क्या आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पे और भी चीजें देखते हैं कि क्रिटिकल डैम्प्ड के लिए क्या होता है कि जीटा इक्वल टू 1 होता है, अनडैम्प्ड के लिए जीटा इक्वल टू 0, ओवर डैम्प्ड के लिए जीटा ग्रेटर देन 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटीज ऑफ जर्मेनियम एट 300 केल्विन इज 0.36 मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड and 0.17 meter square upon volt second respectively, and hole and electron concentration of 2.7 into 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब। फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम। हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। ये कंसंट्रेशन गिवन है, ni गिवन है, और यहाँ पे मोबिलिटी गिवन है इलेक्ट्रॉन एंड होल की। इलेक्ट्रॉन एंड होल की मोबिलिटी गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है। हमें जर्मेनियम की जो है कि कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे कि फार्मूला इसका क्या होता है कंडक्टिविटी का, सिग्मा इक्वल टू कंसंट्रेशन ni मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी प्लस होल की मोबिलिटी इंटू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर हम सारी वैल्यू को हम पुट करते हैं, 2.7 इंटू 10 की पावर 19, 0.36 प्लस 0.17। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 2.3 मेगा पर मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी की यूनिट होती है 1/ओम मीटर। 1/ओम क्या होता है, महो होता है। तो इसको क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे क्या है, महो है, ये क्या है, महो पर मीटर, महो पर मीटर। ठीक है, तो यहां से क्या करेक्ट आंसर है, 2.3, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन एलिमेंट इज सेड टू हैव नेगेटिव रेजिस्टेंस व्हेन। अगर किसी एलिमेंट का रेजिस्टेंस अगर नेगेटिव है तो इसको हम कैसे समझेंगे कि द एलिमेंट हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट
गलत है, ऐसो इसको हम नहीं समझ सकते। द करंट वोल्टेज कर्व हैज निगेटिव स्लोप, ऑप्शन बी करेक्ट है। जब पॉजिटिव रेजिस्टेंस होता है तो उसका करंट वोल्टेज कर्व पॉजिटिव स्लोप होता है। अगर ये निगेटिव रेजिस्टेंस है तो करंट एंड वोल्टेज का कर्व निगेटिव स्लोप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से करता है। सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होल एंड इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से करता है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो गया? द ओनली करंट इज प्रोड्यूस्ड बाई होल एंड इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो लिस्ट। लिस्ट वन में दिया हुआ है, लिस्ट टू से मैच कराना है। यहाँ पे क्या है कि फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर की बात की गई है। देखिए, तो फॉर्म फैक्टर फॉर हाफ वे रेक्टिफायर, यहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। और जो पीक फैक्टर होता है, पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो यहां से पहला क्या है कि फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वे रेक्टिफायर, हाफ वे रेक्टिफायर का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है 1.57। ठीक है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है 1.11। नेक्स्ट क्या है? पीक फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव। पीक फैक्टर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का 2 होता है एंड फुल वेव रेक्टिफायर का 1.41। तो यहाँ से ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया? 1 का 1 करेक्ट है, बी का 4 करेक्ट है, सी का 2 करेक्ट, सी का 3rd करेक्ट है एंड डी का 2 करेक्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज, ठीक है, हमें मोबिलिटी की यूनिट बतानी है। मोबिलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। इसकी जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 100% प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, यहाँ पे 100% प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है तो इसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसको बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर ही जो पी टाइप एंड एन टाइप होता है। ठीक है, जो प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम डोपिंग मिलाते हैं तो वो हो जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हेन ए सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इट इज इट्स कॉल्ड। देखिए, जो यहाँ पे इम्प्योर, यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है वो क्या है? इम्प्योर है, क्योंकि यहाँ पे डोप्ड है विथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के साथ। तो ये क्या है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है? पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप में हम कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं? ट्राईवैलेंट। एंड एन टाइप पे पेंटावलेंट। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो गया? पी टाइप, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर टी इक्वल टू जीरो, जीरो कैलविन है यहाँ पर, ये जीरो कैलविन है। ठीक है, ए सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो हमारा सेमीकंडक्टर वो प्योर इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज द डिफरेंशियल मोड गेन एंड कॉमन मोड गेन ऑफ
3,500 and 0.35 रिस्पेक्टिवली द CMRR विल बी। यहाँ पे हमें CMR फाइल करना है और क्वेश्चन कहाँ से है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर से है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप काफ़ी ज़्यादा केयर से कीजिएगा और इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो CMRR क्या होता है? CMRR इज इक्वल टू AD अपॉन AC। AD क्या होता है? डिफरेंशियल मोड गेन। डिफरेंशियल मोड गेन। AC क्या होता है? कॉमन मोड गेन। तो यहां से हम CMRR फाइंड करते हैं। जो डिफरेंशियल मोड गेन कितना गिवन है? 3,500 और कॉमन मोड गेन गिवन है 0.35। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 4 टाइम 0। लेकिन क्वेश्चन में डीबी में पूछा है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि हमें डीबी में बताना है, तो डीबी में अगर हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? CMRR इन डीबी इज इक्वल टू 20 log 10 1 4 टाइम 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 10 इसको हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 10 की पावर 4। अगर हम 10 की पावर 4 अगर लिखते हैं तो जो इसका पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 80। अच्छा, हम कंप्लीट लिख देते हैं 20 log 10 10 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 80 log 10। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 80 dB। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर 1 फेज बर्न्स अप द ट्रांसफार्मर विल सप्लाई। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? VV कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे 1 फेज बर्न हो गया है, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा? 57.7% ऑफ इट्स रेटिंग, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड टीजर टर्न्स रिस्पेक्टिवली आर। जो प्राइमरी टर्न्स होता है वो क्या होता है? 100% होता है, ठीक है। और जो टीजर होता है वो 86.6% होता है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए अगर प्राइमरी n है तो सेकेंडरी क्या हो जाएगा? √3/2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 0.866n। तो यहाँ से क्या आंसर करेक्ट हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इसको हम प्राइमरी को मेन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इट्स रेटिंग 110 and 440 volt and 2.5 kVA leakage reactance measured from the low tension side is 0.06 ohm. The per unit leakage reactance will be। यहाँ पे हमें पर यूनिट फाइंड करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि पर यूनिट क्या होता है, कि जो पर यूनिट एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। यहाँ हमें रिएक्टेंस के लिए देखना है, तो एक्स पी यू क्या हो गया? एक्स एक्चुअल अपॉन जेड बेस।
ठीक है। आरपीयू के लिए भी जो बेस होगा वो इम्पिडेंस जेड बी होता है, और जो जेड बी क्या होता है, जेड बी इक्वल टू केवीए बेस स्क्वायर अपॉन एमबीए। तो यहां से हम फाइंड करते हैं कि हमें लो टेंशन साइड फाइंड करने हैं। तो लो टेंशन साइड क्या है, 110 वोल्ट है। ये क्या है, वोल्टेज में है। तो अगर इसको हम एमबीए में चेंज करते हैं, इसको अगर हम केवी में और एमबी में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, केवी में कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.11 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे 2.5 को अगर हम एमबीए में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.0025। ठीक है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.84। तो हमें एक्स पी यू फाइंड करने हैं। तो क्या हो गया, एक्स पी यू इक्वल टू एक्स एक्चुअल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.006 अपॉन 4.84। तो इस क्या वैल्यू आ गई, 0.0124 पर यूनिट। ठीक है। अच्छा, पर यूनिट की जो यूनिट होती है वो क्या होता है, यूनिट लेस होती है। यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन एनी ट्रांसफार्मर इफ पी आई बी द आयरन लॉस एंड पी सी यू बी द कॉपर लॉस ऑन फुल लोड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम इफिशियंसी एट 3/4। तो यहां से हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं आपको कि फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी पी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी सी। जो एक्स है वो क्या है, लोडिंग है। ठीक है, एक्स क्या है, लोडिंग है। लेकिन यहाँ पे जो लोडिंग है वो कितना है, 3/4 है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, पी आई इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर पी सी, पी सी यू गिवन है तो यहाँ पे पी सी यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पी सी यू अपॉन पी आई, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे ले जाते हैं 3 का स्क्वायर 9। तो पी सी यू 16/9 पी आई। क्या आंसर करेक्ट है, आंसर बी करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन एन इंडक्शन मशीन इज अलाउड टू रन एबव सिंक्रोनस स्पीड देन दिस कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली मैच विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इंडक्शन मशीन का जो रोटर होता है, इन जनरल जो इंडक्शन मोटर होगा वो क्या होता है कि जो उसका रोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से स्लाइटली लेस होती है। मतलब कि एन आर इज लेस देन एन एस, एन आर लेस देन एन एस फॉर इंडक्शन मोटर। अब अगर किसी प्राइम मूवर से अगर हम उसके स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा कर दें, एन आर इज ग्रेटर देन एन एस, अगर हम इसके जो रोटर की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन में जो मशीन बिहेव कैसे करेगी, इंडक्शन जनरेटर की तरफ बिहेव करेगी। तो क्या आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। और इसमें जो स्लिप होती है वो स्लिप क्या होगी, 0 to 1। ठीक है, 0 to 1। लेकिन जो फॉर इंडक्शन जनरेटर
इसकी जो स्लिप की वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज डिजायरेबल टू एलिमिनेट फिफ्थ हार्मोनिक वोल्टेज फ्रॉम द फेज वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर, द क्वाइल शुड बी शॉर्ट पीस्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल एंगल ऑफ। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हम कितने एंगल से शॉर्ट पिच करेंगे फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे पिच फैक्टर क्या होता है, पिच फैक्टर को हम लिखते हैं केपी से। तो केपी इज इक्वल टू कॉस एन अल्फा बाई 2। यहाँ पे जो एन है वो क्या हार्मोनिक्स है। ठीक है, यहाँ पे एन हार्मोनिक्स है और जो अल्फा है वो शॉर्ट पिच एंगल है। तो यहाँ पे हमें अल्फा फाइंड करने हैं और इसको केपी क्या होगा, 0 होगा। फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए केपी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जो अल्फा होगा, अल्फा यहाँ पे हम फाइंड करेंगे 0 इज इक्वल टू कॉस 5 अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अल्फा कॉस 5 अल्फा इक्वल टू 0। तो 5 अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। तो 5 अल्फा 90 डिग्री। एक सेकेंड यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 का नहीं कर रहे हैं। कॉस अल्फा यहाँ पे 2 रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटू 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉस अल्फा के टर्म है, ये पूरा डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा क्या हो गया, 180/5। यहाँ पे अल्फा हो गया 36 डिग्री। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। और इस फार्मूले को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इस फार्मूले को डायरेक्ट याद कर लीजिए कि पिच फैक्टर इक्वल टू होता है कॉस एन अल्फा बाई 2। और इसके बाद अगर हम डायरेक्ट अल्फा की, अगर हम nth हार्मोनिक को अगर एलिमिनेट करने के लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 180/nth हार्मोनिक। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द यूनिपोलर डिवाइस एमंग द फॉलोइंग। इस जो चारों ऑप्शन में किस डिवाइस में यूनिपोलर होता है। यूनिपोलर का मीन्स ये होता है कि चाहे होल्स होंगे चाहे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट दोनों नहीं होंगे। जिस डिवाइस में दोनों होते हैं उसको हम बाईपोलर बोलते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं। जीनर डायोड में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं। टनल डायोड में दोनों होते हैं। शॉटकी डायोड में मेजॉरिटी कैरियर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो और ये यूनिपोलर डिवाइस होती है। तो ये क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ए जी टी ओ इज एग्जाम्पल ऑफ। जो जीटीओ होता है ये क्या होता है, फुल कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरफ से थायरिस्टर, ये थायरिस्टर का क्या है कि ये पार्ट टाइप है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, इसका हम सर्किट बनाते हैं कि जीटीओ की कैसा होता है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फुली कंट्रोल होता है। और जो एससीआर है वो क्या होता है, सेमी कंट्रोल डिवाइस होता है। ये एनोड कैथोड। ये क्या होगा, गेट। लेकिन यहाँ क्या है, फुली कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पे एक हम और बनाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीनर डायोड इज यूजली ऑपरेटेड। जीनर डायोड को हम यूजली रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, और इसका जो होता है कि काफ़ी फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वोल्टेज ट्रिगर डिवाइस, वोल्टेज ट्रिगर डिवाइस कौन कौन सा इसमें से है। ट्रायक, मॉसफेट, जीटीओ। यहाँ पे वोल्टेज ट्रिगर डिवाइस ओनली क्या है, मॉसफेट है। और ट्रायक एंड जीटीओ क्या है, करंट ट्रिगर डिवाइस है। तो मॉसफेट होता है वो क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। एंड ट्रायक क्या है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस।
GTO क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस। यहाँ पे क्या पूछा है? वोल्टेज ट्रिगर डिवाइस, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन बी में ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर द होल्डिंग करंट इज। होल्डिंग करंट क्या होता है कि वो लैचिंग करंट से स्मॉल होता है, क्योंकि जो लैचिंग करंट होता है, लैचिंग करंट, ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस। और जो होल्डिंग करंट है वो किससे है? रिलेटेड टू टर्न ऑफ प्रोसेस। ठीक है, आई एल ग्रेटर देन आई एच। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ये। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कौन सा गेट है? ये नॉट गेट है। ठीक है, ये नॉट गेट का इनपुट 1 होता है, इनपुट क्या होता है? एक होता है, तो यहाँ पे एक इनपुट ही सिर्फ है। तो इसका आउटपुट क्या हो गया? ए बार। इसका आउटपुट क्या हो गया? फिर ए हो गया, क्योंकि नॉट गेट का, नॉट गेट लिख देते हैं, ये हम बना देते हैं। नॉट गेट में अगर इनपुट ए है तो ए बार, अगर ए बार है तो ए। ठीक है, यहाँ पे फिर हो गया ए बार, यहाँ पे फिर क्या हो गया? ए बार, फिर यहाँ पर कितना हो गया? ए हो गया। ठीक है, और जो ए इज, यहाँ पे क्या क्या है? द आउटपुट एट पॉइंट बी इफ द इनपुट एट पॉइंट ए इज जीरो। ए क्या है? जीरो है, तो जीरो क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है। आउटपुट भी क्या आ गया? ए आ गया। ए की कैसे रिप्रेजेंट किया गया? जीरो से, जीरो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए कर्नॉफ मैप सिंप्लीफिकेशन द ऑक्टेट एलिमेंट्स इज। ठीक है, ऑक्टेट एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए क्या सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 वेरिएबल एंड देयर कंप्लीमेंट्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि 2 की पावर क्या होता है? एन होता है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है ऑक्टेट। एन इक्वल टू क्या हो गया? 3 वेरिएबल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 4FAD इज। ये जो गिवन है ये क्या है? हेक्साडेसिमल है, इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि 4 है, F है, E है, T है। ठीक है, 4 को हम कैसे लिखेंगे? पहले हम इसका शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं कैसे करते हैं। पहले हम एक ये लिख लीजिए 1 2 4 8। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गया? 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि ऐसा हम इसको ऐड करके 4 लेकर आएंगे कि ऐड करने पे 4 हो। तो इसको हम इसको क्या लेंगे? 4 ही सिर्फ है, क्योंकि ऐड करने पे कोई 4 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ओनली 4 होगा, तो ये क्या हो गया? 0 0 1 0। ठीक है, एफ को हम कैसे लिखते हैं? देखिए 0 से 9 तक तो हम डिजिट में लिखते हैं, फिर इसके बाद हम ABCD में लिखते हैं। तो हो गया ABCD, 10 11 12 13 DE 13 14 हो गया ABCDEF। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 10 11 12 13 14 15। हेक्साडेसिमल में 0 से 15 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 से F। तो यहाँ पर क्या है? F है। F किस पर है? F 15 पर है। ठीक है, 15। देखिए 8 4 2 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 15। तो यहाँ पे चारों क्या है? 1 1। 8 4 2 1, यहाँ पे A कितना है? 10 है। 10 के लिए क्या हो गया? 8 8 और 10, तो हो गया 1 0 1 0। और D के लिए क्या है? D है 13। 13 कैसे? 8 4 12 1, 8 4 12 1 13, तो हो गया 1 1 0 1। तो ओवरऑल क्या हो गया कि 0 1 0 0 4 टाइम 1 0 0, ये नहीं है। इसको देखते हैं लास्ट ऑप्शन, लास्ट नहीं, ऑप्शन ए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
ऑप्शन बी करेक्ट है क्या? ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी मैच कर रहा है। 0 1 0 0 4 टाइम 0 1 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एक्सेस 3 कोड फॉर डेसिमल नंबर 72। यहाँ पे ये 72 डेसिमल में है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, बाइनरी में चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको बाइनरी में चेंज करते हैं। 72 ये क्या है, डेसिमल में है। इसको अगर हम बाइनरी में चेंज करते हैं तो क्या होगा, 1 0 0 1 3 टाइम 0। ये बाइनरी में चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेस 3 कोड में लिखना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +3 ऐड करते हैं। +3 का बाइनरी क्या हो गया, 0 1 1। अब इसको हम लिखेंगे तो क्या ऐड करेंगे, तो 0 1 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर है? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 हम यहाँ पे लगा सकते हैं इसको मैच कराने के लिए। ये हो गया। ठीक है, तो 1 0। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि द मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट एंड हिज डेली एनर्जी कंजप्शन इज 20 यूनिट्स। द लोड फैक्टर इज, ये यूनिट्स है तो इसका क्या मतलब है कि 20 किलोवाट आवर है। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, 20 यूनिट इक्वल टू 20 किलोवाट आवर। तो यहां पर लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। अब इसको हमें यहाँ पे जो कंजप्शन है वो यूनिट में गिवन है तो ऊपर और नीचे क्या है, टी से मल्टीप्लाई कर दें। तो जो एनर्जी होता है क्या होता है, वो किलोवाट आवर में होता है। क्योंकि यहाँ पर टी अब गिवन है, यहाँ पे क्या हो गया, आप फिर ये एनर्जी हो गया। एनर्जी कितना है, 20 अपॉन मैक्सिमम डिमांड कितना है, 2 किलोवाट। और कितने टाइम तक जो है कि ये मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट ऑफ हिज डेली एनर्जी, डेली है तो 24। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, 20 अपॉन 48। तो क्या आंसर हो गया, परसेंट 0.416। तो परसेंटेज में हो गया 41.6%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू हैव लोअर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो कॉस्ट को अगर हमें कम करना है तो लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो द लोड फैक्टर शुड बी लो एंड बट डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई। दोनों हाई होना चाहिए, बोथ द लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई। इन जनरल लोड फैक्टर क्या होता है, लेस देन 1 होता है और डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लार्ज साइज स्टीम प्लांट्स एंड न्यूक्लियर प्लांट्स आर सुटेबल फॉर। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कि वो बेस लोड के लिए होता है। बेस लोड के लिए और क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट भी होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है और हाइड्रो पावर प्लांट भी होता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में कुछ ऐसे भी होते हैं जो पीक लोड्स प्लांट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। डाइवर्सिटी फैक्टर सबसे पहले क्या हमने देखा कि ये ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये क्या होता है कि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन सिमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड ऑन इंटायर ग्रुप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये किसके लिए है, ये किसके लिए, ये है एवरेज डिमांड उस लोड फैक्टर के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन्स एट स्पीड ऑफ 1440 rpm. The rotating field produced by the rotor rotates at a speed of rpm with respect to stator field. यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि यहाँ पे रोटर द रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रोटर
बाई रोटर रोटेट्स एट स्पीड ऑफ आरपीएम विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। देखिए जो रोटर फील्ड और स्टेटर फील्ड्स क्या होता है, एक दोनों की स्पीड एनएस होती है। रोटर फील्ड इज इक्वल टू स्टेटर फील्ड। दोनों की स्पीड जो होता है वो क्या होता है, एनएस की स्पीड पर रोटेट करता है। सिर्फ अगर रोटर की बात करता तो उसकी स्पीड एनआर होती है और लेस देन एनएस होती है, लेकिन यहां पर रोटर फील्ड इक्वल टू स्टेटर फील्ड होता है क्योंकि यहाँ पे फील्ड की बात की गई है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 आरपीएम होगा। यहाँ पे जो कि रिस्पेक्ट में फाइंड करना है तो एनएस माइनस एनएस इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप इन इंडक्शन मोटर शुड बी। अगर मशीन की इंडक्शन मोटर का अगर एयर गैप कम होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में पावर फैक्टर क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो गेट गुड पावर फैक्टर। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द मैक्सिमम टॉर्क। इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है कि वो रोटर रेजिस्टेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसका हम फार्मूला देखते हैं कि टी मैक्स, तो क्या हो गया, टी मैक्स इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन 2x2 न्यूटन मीटर। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि R2 का कोई टर्म यहां पर नहीं है, इस वजह से डज नॉट डिपेंड ऑन रोटर रेजिस्टेंस। लेकिन स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क पर रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, जैसे कि एस टी मैक्स इक्वल टू R2 अपॉन x2। मैक्सिमम टॉर्क पर जो स्लिप है वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, बट मैक्सिमम टॉर्क जो है कि वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर आर डिटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाई। ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट के लिए हम बुकोज रिले यूज करते हैं, और ये किस रेटिंग पे मशीन पे यूज करते हैं, एबव 500। एबव 500 केवीए के ट्रांसफार्मर के ऊपर हम इंटरनल फॉल्ट के लिए बुकोज रिले यूज करते हैं। ये क्या होता है, ये बुकोज रिले इंटरनल फॉल्ट के लिए होता है, और ये गैस एक्चुएटेड डिवाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेव ट्रैप इन लाइंस आर यूज टू ट्रैप वेव हायर फ्रीक्वेंसी एंटरिंग जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर यूनिट। जैसे कि हमारे इंडिया में जो पावर फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। अब अगर जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर में अगर हाई फ्रीक्वेंसी अगर इंटर कर जाएगी तो क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम वेव ट्रैप लगाते हैं, क्योंकि उसमें जो है कि हाई फ्रीक्वेंसी इंटर ना करे, पावर फ्रीक्वेंसी को पास करती है एंड हाई फ्रीक्वेंसी को वो जो है कि ब्रेक कर रोकती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द लाइटिंग अरेस्टर इज यूजली कनेक्टेड। लाइटिंग अरेस्टर जो होता है कि वो लाइन एंड अर्थ के बीच में कनेक्ट होता है, क्योंकि जब हाई वोल्टेज लाइटिंग सर्ज होते हैं तो उस केस में हाई वोल्टेज को लाइटिंग अर्थ से कनेक्ट होता है तो वो अर्थ में चला जाता है, और जिससे क्या है कि ये प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन और भी बाकी चीज़ों के प्रोटेक्शन के लिए। ये इसमें लाइटिंग अरेस्टर में क्या होता है कि ये नॉन लीनियर डिवाइस होता है। लो वोल्टेज पे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है एंड हाई वोल्टेज पे रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है। जब हाई वोल्टेज सर जाएगा तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लो हो जाएगी, तो उस पाथ से होकर वो अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडी करंट डैम्पिंग इज मोर यूज्ड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एडी करंट डैम्पिंग किस में मेजरली यूज किया जाता है, परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट पीएमएमसी टाइप में यूज करते हैं। इसकी जो स्केल होती है वो कैसी होती है, लीनियर होती है। ठीक है, इसके बारे में और लिखते हैं। स्केल जो कंट्रोलिंग टॉर्क हम किससे यूज करते हैं, स्प्रिंग से। स्प्रिंग से इसका जो टॉर्क अपॉन वेट रेशियो
वेट रेशियो ज़्यादा होता है जिसके वजह से इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है। और यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क जो होता है वो डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइडेड बाय एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, यहाँ पे जैसा हमने देख लिया। और ये मेजर क्या करता है, एवरेज वैल्यू मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ वोल्टेज वेरिएशन अलाउड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो वोल्टेज की वेरिएशन का जो अलाउ है वो ±6% है। जो लिमिटेशन है वो ±6% है। बट ट्रांसमिशन में कितना होता है, 10 to 12%। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस को लेकर।